आज हम लोग पीएच और तापमान का प्रभाव एंजाइम सक्रियता पे पढ़ेंगे। सबसे पहले पीएच, एंजाइम्स जो हैं वो अपनी सक्रियता एक अनुकूलतम पीएच पर ही दर्शाती है। यदि उससे अधिक या कम पीएच हो तो वो उतनी अधिक सक्रिय नहीं रहती हैं। तो इसके इसका मुख्य कारण ये है कि पीएच परिवर्तन के कारण जो एंजाइम में आयनीकृत होने वाले समूह हैं, जैसे अमीनो और कार्बोक्सिल समूह, वो आयनीकृत हो जाते हैं और इसके कारण एंजाइम का सक्रिय स्थल की संरचना और उनके आयनीकरण अवस्था एवं एंजाइम का संरूपण परिवर्तित हो जाता है। इसके कारण एंजाइम की सक्रियता घट जाती है। आयनिक प्रभाव के अतिरिक्त अधिक और कम पीएच पे एंजाइम विकृत हो सकती है, इस कारण से उसकी सक्रियता घट जाती है। कई सारे सबस्ट्रेट्स क्रियाधार भी आयनिक प्रकृति के होते हैं, तो जब पीएच में परिवर्तन होता है तो सब क्रियाधार की आयनिक अवस्था बदल जाती है, इस कारण से वो एंजाइम के सक्रिय स्थल पे जुड़ नहीं जाता है। इसी कारण से जब हम क्रियादर और पीएच के मध्य जब ग्राफ देखते हैं तो एक पठार भाग मिलता है जहाँ पे अनुकूलतम पीएच होता है और दोनों तरफ डिक्रीजिंग रेट्स होते हैं, मतलब एंजाइम की सक्रियता घटती है, क्रिया करने की दर घट जाती है दोनों तरफ। ये जो प्रभाव है ये ट्रू रिवर्सिबल इफेक्ट है, उत्क्रमणी भी हो सकता है क्रियादर पर। ये इस कारण से घट सकता है क्योंकि एंजाइम जो है पूरी तरह से दूसरे पीएच मान पर क्रियाधार से संतृप्त नहीं हो पा रही है, इस कारण से, और एंजाइम की एफिनिटी बंधुता जो क्रियाधार के प्रति है वो घट जा रही है, इसलिए एंजाइम का क्रिया करने की दर घट जा रही है। पीएच जो है पीएच परिवर्तन है वो एंजाइम की स्थिरता को भी प्रभावित करता है और इस कारण से भी एंजाइम सरलता से निष्क्रिय हो जाती है यदि पीएच परिवर्तित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुत्क्रमणीय रूप से एंजाइम निष्क्रिय हो जाती है। फिर पीएच जो है वो आयनीकरण अवस्था में भी परिवर्तन लाता है, वो एंजाइम की आयनिक अवस्था परिवर्तित कर सकता है, ईएस कॉम्प्लेक्स की आयनिक अवस्था परिवर्तित कर सकता है या क्रियाधार की आयनिक अवस्था परिवर्तित करके क्रिया की दर को घटा सकता है। क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं जिनमें कई आयनीकृत होने वाले समूह उपस्थित होते हैं, तो वो भिन्न आयनीकृत अवस्था में भिन्न पीएच पर पाई जाती हैं और ये जो कौन सी आयनिक अवस्था उपस्थित है विलयन में, ये निर्भर करेगा पीएच जो माध्यम का है उस पर। और इन सारी आयनीकृत अवस्थाओं में से सिर्फ एक ही आयनीकृत अवस्था है जो अधिकतम सक्रियता या क्रिया दर दर्शाती है और उसी पर एंजाइम जो है अधिकतम अपनी क्रिया दर दिखाती है, तो इसलिए वो अनुकूलतम पीएच पर ही सक्रिय होती है। अब हम लोग तापमान का प्रभाव का अध्ययन करेंगे। कोई भी रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें हम सब जानते हैं कि जो क्रियाधार अणु हैं वो उनको पहले एक ऊर्जा अवरोध को पार करना होता है, इसे सक्रियण ऊर्जा अवरोध कहते हैं। फिर वो संक्रमण अवस्था में परिवर्तित होते हैं और फिर उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसे ही ए भी है जो संक्रमण अवस्था में जो उनका बीच का आबंध है वो निर्बल पड़ गया और फिर वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। संक्रमण अवस्था में क्योंकि ऊर्जा अवरोध है तो उसे प्राप्त करने के लिए अणुओं को ऊर्जा चाहिए होती है, जो कि क्रिया का तापमान बढ़ाकर, वातावरण का तापमान बढ़ाकर हम मॉलिक्यूल्स को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, गतिक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिससे वो सरलता से संक्रमण अवस्था प्राप्त कर लें। पर ये जो है एंजाइम्स इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। एंजाइम्स जो है वो सक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं, तो इसके लिए वो क्रियाधार से स्वयं क्रिया करके एक ऐसा सरल पथ चयनित करते हैं जिसको कम सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है। ये क्रियाधार है, इसको अनुत्प्रेरित क्रिया में इतनी सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता है तभी वो संक्रमण अवस्था में प्रवेश करके उत्पाद में परिवर्तित होगा। पर एंजाइम से जब ये क्रिया करता है तो वो दूसरे पथ का पालन करता है और उसमें कम सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो सरलता से उत्पाद में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए एंजाइम्स जो हैं सक्रियण ऊर्जा को घटाकर क्रिया दर बढ़ाती हैं। इस परिस्थिति में कहीं भी डेल्टा जी जो है क्रिया का वो परिवर्तित नहीं होता, ना ही सामस्थिरांक परिवर्तित होता है। फिर इसके बाद जो है कोई भी रूट एंजाइम्स लें, डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट परिवर्तित नहीं होता। फिर जो तापमान का प्रभाव है, एंजाइम्स जो हैं जब हम कोई रासायनिक क्रिया करते हैं तो हम
तापमान क्रिया का बढ़ाकर अणुओं को ऊर्जित करके संक्रमण अवस्था में ला सकते हैं। पर ये जीवों में संभव नहीं है, क्योंकि कोशिकाओं के कई सारे अणु जो हैं वो ऊष्मा संवेदी होते हैं। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो प्रोटीन्स जो हैं वो विकृत हो जाएंगे, अपनी सक्रियता नहीं दर्शा पाएंगे। तो एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं, तो इस प्रकार से वो केवल अनुकूलतम पीएच पर ही, अनुकूलतम तापमान पर ही कार्य करती हैं। यहाँ पर जो है ये जब हम रेट क्रिया की दर है और तापमान के मध्य का ग्राफ है। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो आरंभ में क्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि ये गतिक ऊर्जा सिद्धांत पर आधारित है, काइनेटिक एनर्जी के सिद्धांत पर आधारित है। पर उसके पश्चात और अधिक तापमान बढ़ाने पर जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो विकृत होने लगती हैं और जो सक्रिय एंजाइम की मात्रा है वो घटने लगती है, इसलिए क्रिया दर घटने लगती है। तो इस प्रकार से हमें बेल शेप्ड ग्राफ मिलता है, जिसमें पठार वाले क्षेत्र में हमें अनुकूलतम तापमान मिलता है, जिसपे एंजाइम सबसे अधिक सक्रियता दर्शाती है। फिर हम ये भी जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका जो समीकरण है वो है K = kVT/H एक्सपोनेंट टू द पावर माइनस डेल्टा G एक्टिवेटेड अपॉन RT। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसे बढ़ाने से क्रिया की दर इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो अणुओं के पास काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। पर ये हम कोशिकाओं में ऐसा नहीं कर सकते हैं। इनिशियली जब आरंभ में हम, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो तापमान के प्रति संवेदी होती हैं, जब आरंभ में हम 45 डिग्री तक तापमान बढ़ाते हैं तो क्रिया की दर बढ़ती है, जो कि काइनेटिक थ्योरी के अनुसार, समीकरण के अनुसार है। पर उसके पश्चात नहीं बढ़ पाती है क्योंकि एंजाइम विकृत होने लगती है। जो तापमान कोएफिशिएंट है वो T+10/T के अनुपात का होता है। यदि हम 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ाते हैं तो क्रिया की दर प्रायः दुगनी या तिगुनी हो जाती है। इसे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। पर ये एंजाइम्स तभी पालन करेंगे जब तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक ही हो। इसके पश्चात फिर वो विकृत हो जाती हैं। इसीलिए एंजाइम्स अपने अनुकूलतम तापमान पर ही सबसे अधिक सक्रिय रहती हैं।